इसके बाद मैंने एक गोल्ड के बारे में भी प्रिडिक्शन की थी। गोल्ड वाज अराउंड $1700 आफ्टर कोविड। और चूंकि मैं साइकोलॉजी को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता हूँ, डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स को भी देख रहा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हसनैन फ्रॉम imlaq.com। एंड आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस रीज़न से भी है कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ जो है अपनी प्रेडिक्शन को डिस्कस करूंगा, जिसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा दिसंबर के वेरी स्टार्ट में, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि मार्केट जो है वो अपनी करेक्शन जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। एंड DHA लाहौर में अब किसी भी वक्त जो है वो अप ट्रेंड जो है ना वो देखा जा सकता है। उसकी रीज़न ये थी कि स्पेसिफिकली अगर हम लोग DHA फेज़ 7, 8, 9 को डिस्कस करें तो इस वक्त जो है आफ्टर एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंशन प्राइस चेंज जो फेज़ 7, 8 एंड 9 में हम लोग स्पेसिफिकली देखते हैं तो 2 to 4 मिलियन रुपीज़ का चेंज इस वक्त आ चुका है मार्केट में। एंड देन अगर हम लोग जो है वो इस चीज़ को देखें कि कोविड के फ़ौरन बाद फर्स्ट वेव में जब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट वेव के फ़ौरन बाद जो है प्राइसेस जो है ना वो बहुत स्पीड से ऊपर गई थी। एंड अगर हम लोग जो है इस चीज़ को देखें कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, अगर हम उनका भी कंपैरिजन करते हैं इस रियल एस्टेट मार्केट के साथ, तो मार्केट्स ऑल्दो एक ही तरह से बिहेव करती हैं। एंड उसमें जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि जो भी मार्केट इतनी स्पीड से ऊपर जाती है तो उसमें करेक्शन भी ग्रेजुअली फिर एक्सपेक्टेड होती है। और अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो फेज़ 7 में एक अच्छा प्लॉट आपको 200 या 220 के प्लस माइनस में आपको मिल रहा था। तो उसमें अगर हम लोग अप ट्रेंड को देखते हैं कि अप ट्रेंड जो है वो कल को रिटेन करेगा या नहीं करेगा, तो उसकी एक रीज़न होती है कि मार्केट ने ग्रेजुअली एटलीस्ट 30 to 35% करेक्शन के बाद रिटेन करना होता है। मार्केट शुड होल्ड एटलीस्ट आप उस लेवल पे जो है बायर को कॉन्फिडेंट होना होता है। अगर बायर कॉन्फिडेंट हो जाए आफ्टर 35% करेक्शन, इट मीन्स के मार्केट जो है अप ट्रेंड जो है ना उसका इट्स स्टिल इंटैक्ट और मार्केट जो है वो अपना अप ट्रेंड जो है ना वो होल्ड करेगी। और जिस तरह ही आप ये देखें कि मार्केट में जो प्लॉट आपको 200 लाख या 220 लाख में अच्छा प्लॉट जो है वो चला गया था फेज़ 7 में अप ट्रेंड में, वो देन ग्रेजुअली उसने करेक्शन ली 160, 70 पे वो आया। बायर जो है वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट था मार्केट में, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो था वो ऑलरेडी इस वजह से भी जो है वो कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसको ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन थी मार्केट की और वो इस चीज़ को जानता था कि मार्केट में जो है वो एमनेस्टी स्कीम की एक्सटेंशन आएगी, तो वो साइलेंटली बाय कर रहा था। तो मेरे इस आर्टिकल में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है वो मार्केट में उसको न्यूज़ पहले होती है तो वो साइलेंटली बाय कर रहा होता है। और जो मैंने बाय सिग्नल दिया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इस रीज़न से भी था और मैंने कॉन्फिडेंटली जो है अपने आर्टिकल में लिखा था कि इट्स बाय सिग्नल राइट नाउ, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट थी। और जो मार्केट्स जो हैं वो जब बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं तो उसका वो एक ख़ास प्रेडिक्ट कर रही होती है, उसकी साइकोलॉजी ये बोल रही होती है कि मार्केट जब साइलेंट होती है बिल्कुल तो इट मीन्स के मार्केट में जो है ना वो अब करीब है, कोई हलचल होगी, मार्केट जो है वो किसी भी वक्त जो है ना वो ऊपर जा सकती है। देन उसके बाद एक और प्रेडिक्शन आपसे शेयर करता हूँ। इन द मिड ऑफ 2020 मैंने सिल्वर के बारे में प्रेडिक्शन की थी। सिल्वर वाज अराउंड $18 to $19 और वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो है वो रेंज बाउंड था फॉर द लास्ट 5 or 6 years। एंड मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो ही 18 and 19.55 की रेंज को क्रॉस करेगा तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से जंप करेगा। और उसके पीछे भी जो बेसिक साइकोलॉजी थी वो यही थी कि मैं सिल्वर को भी काफ़ी देर से स्टडी कर रहा था और सिल्वर ने फिर जो ही 19.66 क्रॉस किया, आई वॉज राइट अबाउट इट एज वेल। मार्केट जो है वो सिल्वर की ऑलमोस्ट $18 से $19 से इट मेड एन अप ट्रेंड टू ऑलमोस्ट $34 to $35। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 70 to 80% गेन देखा सिल्वर ने इन जस्ट 1 month। एंड देन इसके बाद मैंने एक गोल्ड के बारे में भी प्रिडिक्शन की थी। गोल्ड वाज अराउंड $1700 आफ्टर कोविड। और चूंकि मैं साइकोलॉजी को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता हूँ, डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स को भी देख रहा होता हूँ और जो है ये गोल्ड की मार्केट को भी और सिल्वर की भी मार्केट को मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। तो गोल्ड को भी जो भी उसने $1600 को उसने क्रॉस किया, $1700 को उसने क्रॉस किया,
तो उसकी एक मेन रेजिस्टेंस थी जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्रॉस करना। तो जो ही उसने उस $1700 की रेंज को क्रॉस किया तो इट वेंट अप टू ऑलमोस्ट $2200। तो इसमें भी ऑलमोस्ट तकरीबन 30 to 35% का एटलीस्ट चेंज आया है। ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रिडिक्शंस हैं, ये आपसे शेयर करने का मकसद ये भी है। मैंने जो है अपने करियर में लास्ट 5 इयर्स जो है वो मैंने डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स की साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा लर्न किया है, और साइकोलॉजी को लर्न करने का मकसद जो है डिफरेंट मार्केट्स के बिहेवियर्स को नोटिस करना था कि मार्केट्स जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं एट अ सर्टन टाइम। अगर ट्रेंड चेंज होता है तो ट्रेंड चेंज किन वजूहात पे होता है, एंड ट्रेंड चेंज होने के बाद जो है उसके ऊपर क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो बेसिकली मार्केट साइकोलॉजी पे बेस करती है, और मार्केट साइकोलॉजी को जानने का जो सबसे अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ है वो ये है कि बिफोर टाइम आपको अगर इस चीज़ का पता होता है कि मार्केट्स जो हैं वो यहाँ पर आके अब बॉटम आउट हो चुकी हैं, करेक्शन हो चुकी है। ऑल्दो काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ में उन लोगों को आइडिया नहीं होता है, वो जो ही मार्केट जो है स्पेकुलेट करती है वो किसी जगह पर जाती है या वो ट्रेंड चेंज करने के बाद लोग बाइंग करते हैं। ना लोग साइलेंटली, मार्केट साइलेंट होती है, ना लोग तब बाइंग करते हैं। और जब मार्केट्स जो हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा शार्प अपसाइड लेती हैं, और शार्प अपसाइड लेने के बाद जब मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, दैट इज़ द टाइम जब आप लोग मार्केट में जो है वो अपनी चीज़ को सेल करते हैं। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रियल एस्टेट मार्केट जो है वो उसको हम लोग जो है वो बेसिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। रियल एस्टेट मार्केट जो है वो किस तरीके से सेगमेंटाइज होती है। जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बेसिकली उसकी सेगमेंटेशन इस तरह से होती है कि ऑन द वेरी स्टार्ट जो है उसके जो ट्रेंड चेंज में जो बेसिक रीज़न होती है या मार्केट का जो एक स्पेकुलेटिव बिहेवियर होता है, उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ के फंडामेंटल रीज़न क्या है मार्केट का। मार्केट में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है। मार्केट बेसिकली जो लाहौर की DH लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट है उसमें जो है वो लेआउट स्ट्रक्चर क्या है उसकी जो है वो डेवलपमेंट किस तरह की हो रही है, क्या वहाँ पर लोगों को सिक्योरिटी किस तरह की मिल रही है, और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो किस तरह की हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है, एंड देन लोगों की जो होल्डिंग पावर है वो उसकी क्या डिपेंडेंसी है मार्केट में। द फर्स्ट रीज़न जिसमें मार्केट जो है रियल एस्टेट मार्केट किसी भी जगह की जो है वो उसमें एक हाइप आता है या प्राइस चेंज आता है या गुड प्राइसेस या आप समझ लें कि अप ट्रेंड जो है वो हमेशा ही होल्ड करता रहता है। उसकी रीज़न जो फर्स्ट रीज़न होती है वो होती है फंडामेंटल रीज़न। एंड देन ऑन द सेकेंड साइड जो है वो आती है टेक्निकल जो इंडिकेशंस मार्केट की, टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल इंडिकेशंस में आपकी जो चीज़ें आ जाती हैं वो है कि आपकी जो मार्केट की कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है मार्केट में। मार्केट जो है वो उसमें डीलर्स जो हैं, ऑल्दो वो डेफिनेटली मार्केट में ये तो हमेशा से ही चलता आया है। पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट जो है वो इस तरीके से बिहेव करती है क्योंकि यहाँ पर एक बयाना कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जो मार्केट में जो सेलर होता है उसको ये नहीं पता होता है कि मार्केट में न्यूज़ क्या है या क्या है। तो जो डीलर्स नेटवर्क होता है वो मार्केट में शार्पली प्ले इस तरीके से करता है कि वो मार्केट की न्यूज़ के साथ इंटैक्ट होता है। तो जो सेलर नीडी होता है वो डेफिनेटली मार्केट में इंगेज होता है, लेकिन वो न्यूज़ के साथ जो है उसकी इतनी ज़्यादा शायद वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो जो डीलर्स होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जो ही सेलर जो है वो मार्केट में अपनी चीज़ बेच रहा होता है तो जो डीलर नेटवर्क है तो वो जाहिर सी बात है उस जगह पर जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और जो ना सेलर को फ़ौरन पे करके मार्केट से चीज़ उठा लेता है। क्योंकि जो मार्केट मैनिपुलेशन है वो टेक्निकल इंडिकेशंस में डेफिनेटली जो है वो करती है लाए, और टेक्निकल इंडिकेशंस जो है मार्केट की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि टेक्निकल इंडिकेशन से ही आपको पता चलता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी। तो उसमें जो है वो मैनिपुलेशन जो है वो भी आ जाती है, और ये बयाने वगैरह ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी डेफिनेटली मार्केट में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मार्केट का जो अप ट्रेंड है या मार्केट की प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है ना वो डेफिनेटली होती हैं उस वजह से। द थर्ड रीज़न जो है वो उसमें जो आ जाती है वो इम्पॉर्टेंट वो है सेंटिमेंट्स। अच्छा, जो सेंटिमेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो बिल्कुल ही जिनको नो हाउ नहीं है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का और वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं है, तो वो हमेशा डिसीजन जब भी वो करता है मार्केट में कोई भी बाइंग करता है या सेलिंग करता है तो उसकी जो
मार्केट में जो अप्रोच होती है वो हमेशा उसके सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ के अंदर, और वो हमेशा जब भी बाइंग करता है या सेलिंग करता है तो वो उसमें बाइंग भी इमोशनल अटैचमेंट होती है मार्केट में। जो ही मार्केट स्पेकुलेट करती है, प्राइसेस जंप करती हैं, तो वो उसमें जंपिंग सिचुएशन में आ जाता है एंड देन प्राइसेस हाइप कर रही होती हैं तो वो ऊपर वाली ब्रैकेट में हमेशा जो है वो बाई कर लेते हैं। और सेलर भी जो होता है वो मार्केट में हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसको हमेशा ज़्यादा मिले। हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट में जब नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है तो हमेशा हमने अपनी चीज़ को बेच के तो मार्केट से जो है वो एग्जिट ले लेना है। मार्केट्स में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर योर टाइम, लेकिन वेट भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट अबाउट टेक्निकल इंडिकेशंस देखते हुए मार्केट की। मैं जो है वो मार्केट को फोरकास्ट और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा फॉर द नेक्स्ट 7 और 8 मंथ्स। आई फील कि नेक्स्ट 6 to 7 और 8 मंथ्स जो है वो मार्केट जो है वो इसी तरह ही अप ट्रेंड में रहेंगी। एंड आई फील कि मार्केट में एक बड़ी साइकोलॉजी है मार्केट की, और वो एक साइकोलॉजी ये है कि बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। तो अभी इट्स नॉट र्यूमर नाउ। र्यूमर तो ये तब था जब लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो तो ऑलरेडी बाइंग कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि ये र्यूमर मार्केट में है, तो वो ऑलरेडी बाय कर रहा था। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो मार्केट में बिफोर टाइम प्ले कर रहा होता है, बिफोर टाइम चीज़ें खरीद रहा होता है। तो इसलिए जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है वो तो मार्केट से ऑलरेडी बाइंग कर रहा था, उसने तो बाइंग कर ली मार्केट से। एंड आई फील कि ये जो अप ट्रेंड है ये होल्ड करेगा आपके 2021 के सितंबर तक जो है वो मार्केट से इसी तरह ही अप ट्रेंड देखती रहेंगी। ग्रेजुअली मार्केट में 10 to 15% करेक्शन होगी एंड देन फिर ग्रेजुअली इसी तरह ही जो है वो मार्केट्स जो है ना वो न्यू हाई देखेंगी 2021 के अंदर। लेकिन जो ही आपका सितंबर नवंबर आ जाएगा, इन सितंबर नवंबर जो है मार्केट्स में जो है प्राइसेस डेफिनेटली डंप करेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाली साइकोलॉजी जो है बिल्कुल परफेक्टली लाई करती है। क्योंकि बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़, जब न्यूज़ आपकी जो है वो कंफर्म हो जाती है और वो बिल्कुल अपने टाइम के बिल्कुल करीब आ जाती है, लाइक दिसंबर 2021 से थोड़ा सा पहले लोग जो है डेफिनेटली मार्केट से एग्जिट लेना चाहेंगे। जो लोगों ने पोजीशंस जो हैं वो 1 साल की ली होंगी वो डेफिनेटली मार्केट से जो है वो निकलना चाहेंगे, एग्जिट करना चाहेंगे, तो प्रॉफिट टेकिंग होगी एंड डेफिनेटली फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ग्रेजुअली करेक्शन भी आएगी। सो आई फील के अराउंड सितंबर नवंबर जो है वो मार्केट में जो है ना वो एक हैवी करेक्शन जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। बट देन सितंबर तक और नवंबर तक जो है अगर आप बाइंग कर लेते हैं फ्रॉम टुडे, तो आई फील के मतलब मार्केट में आपको 10 to 15% गेन हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बेसिक पर्पस ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज जो है वो कॉमन इन्वेस्टर है मार्केट का, उसके साथ इन चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद जो है वो उसको एजुकेट करना है, उसको लर्निंग देना है। अगर आप लोग जो है वो मार्केट में जो है वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आपकी होंगी, आपकी रैशनल डिसीजंस होंगी, तो डेफिनेटली आप जो है वो मार्केट से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट्स में जो है वो इस तरीके से लाई करता है और आपने जो है वो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज हसनैन फ्रॉम imlog.com, मैनेजर ब्रोकरेज।